हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है चाइल्ड पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट जनवरी 2025 में होने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। सीटेट का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर के लास्ट वीक में या फिर जो है नेक्स्ट मंथ जनवरी के ईयर जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स आप जो है ला सकें। हमारा जो है पेपर के माध्यम से शुरुआत से टारगेट रहेगा 120 प्लस लाने का। ठीक है, तो ये बहुत आसान है नंबर लाना, ज़्यादा नहीं होता है कि 120 प्लस जो है बहुत ज़्यादा नंबर हो, बहुत आसानी से लाया जा सकता है। तो उसी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देता है, हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको सीडीपी हो, हिंदी पेडागोजी हो, ईवीएस पेडागोजी हो, हमारे द्वारा जो है सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सभी पेपर्स मिलेंगे। हमारे आप प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पे जो है वीडियोस नहीं होते कि मतलब 2-2 घंटे 1-1 घंटे के वीडियोस बनाए गए। 35-40 मिनट का वीडियो होता है मैक्सिमम, आप उतना जो है देख करके अपना जो है एक पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जो है बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला जो है बुद्धि परीक्षण मतलब आईक्यू जो टेस्ट था वो किसने किया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और टेट में भी ये पूछा जाता है। फिलहाल तो है अभी टेट का कोई उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन जैसे ही अगर टेट होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, प्रथम जो बुद्धि परीक्षण है वो किया था अल्फ्रेड बिने ने। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आईक्यू टेस्ट होता है, उसका जो है फॉर्मूला क्या होता है आईक्यू का? तो वो है MA जो है मेंटल एज अपॉन जो है CA जिसे कहते हैं क्रॉनिकल एज, जिसे कहते हैं मानसिक आयु। मतलब यहाँ पे MA को मानसिक आयु, यहाँ पे जो है CA को जो है वास्तविक आयु कहते हैं, इनटू 100। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा जो है ये आईक्यू जो है निकाली जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि आईक्यू जो है कितने से कितने के बीच में होना चाहिए एक औसत व्यक्ति का, तो 90 से 110 के बीच में एक एवरेज व्यक्ति का जो है आईक्यू होता है। ठीक है, वहीं पे 110 से 120 तक जो जाता है जिसका आईक्यू वो कहलाता है एवरेज से अधिक। और 120 प्लस वाला जो होता है वो प्रतिभावान होता है, क्रिएटिव माइंडेड का होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इसके रिलेटेड पता होना चाहिए। यहाँ पे याद रखिएगा अल्फ्रेड विने जो है पहला बुद्धि परीक्षण इन्होंने किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम जो है क्या है? देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, या पुरस्कार और दंड पर निर्भर करता है, या फिर शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, या पूरी तरीके से जो है शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि जो भी कुछ हम करने की कोशिश करते हैं एक क्लासरूम में हो गया, बच्चों से रिलेटेड ही करेंगे, उनके अनुभव उनके इंटरेस्ट का ध्यान रख करके ही वो चीज़ें बनाएंगे ना। मतलब बच्चों के अनुभव आवश्यकताओं को ध्यान रखना होता है। बच्चों की उनकी मर्जी उनकी गति से काम करने पे मदद करता है। बच्चों की क्या मर्जी है, उसको कितना तेज़ी से वो चीज़ें समझ में आती है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही जो है बाल केंद्रित शिक्षा में अधिगम कराया जाता है, मतलब पढ़ाई कराई जाती है। तो आप चूंकि जब ऐसी अधिगम होगा जहाँ पे बच्चों का खास ध्यान रखा जाता है, तो कह सकते हैं कि शिक्षक और छात्रों द्वारा ये दोनों जो है सह निर्मित होते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा सही। पूरी तरीके से जो है शिक्षक पर निर्भर हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे दंड का कोई प्रावधान नहीं होता है ऐसा, तो यहाँ पे आंसर जो है सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य जो है समर्थक थे थॉर्नडाइक। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? तो ये इस चीज़ को देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे पढ़ते हैं। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, या कुछ मानसिक क्रियाओं में से एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं को कई ग्रुप होते हैं और उनमें से जो है अपना एक प्रमुख तत्व होता है, या व्यक्ति का जो है बौद्धिक व्यवहार उसकी अनेक जो है स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। और सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर इसका क्या है?
तो ये जो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत होता है ये थॉर्नडाइक समर्थक थे, और इसका मतलब होता है बहुकारक सिद्धांत का मतलब है कि बुद्धि कई तत्वों का एक समूह होती है, प्रत्येक तत्व में कोई ना कोई सूक्ष्म योग्यता होती है। मतलब कई तत्वों से बन के बनी होती है। ये देखा जाए तो ये 9 तत्व होते हैं जैसे जो बताया गया है, तो जिसमें से जो है कई लोगों की आपने बुद्धि देखी होगी सामान्य बुद्धि होती है। जैसे हम लोगों को मुझे जैसे म्यूज़िक नहीं आता, मैं सीधा पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाना आता है मुझे, बाकी एक घरेलू जो काम होते हैं छोटे मोटे वो कर सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग म्यूज़िक में अच्छा होते हैं, कुछ लोग गणित में बेस्ट होते हैं, कुछ लोग साइंस में इतने अच्छे होते हैं जो साइंटिस्ट बनते हैं, है ना, कुछ लोग गणित में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग जो है खाली स्थान को समझ करके जो है उसमें कुछ नया क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, क्रिएटिव माइंडेड हो सकते हैं। कुछ लोग जो है मतलब नए क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, कुछ नया क्रिएट करने की उनकी जो है अंदर क्षमता होती है। कुछ लोग फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छे होते हैं, जैसे जो है आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा जो जेवलिन जो फेंकते हैं, या फिर जो है क्रिकेटर्स हो गए उनकी स्ट्रेंथ देखिए ऐसा तो ये चीज़ें हैं। तो कई तत्वों का एक समूह होता है और उसमें से प्रत्येक तत्व में कोई ना कोई एक सूक्ष्म योग्यता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। याद रखिए यहाँ पे पूछ रहा है नहीं करेगा, तो पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को हम कह सकते हैं बौद्धिक विकास का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत उसके कुछ चरण बताए गए थे। उसके कितने चरण थे, तो 4 स्टेजेस थी, ठीक है। ये 4 स्टेजेस आपको बिल्कुल रटनी है, ये 4 स्टेजेस आप रट लीजिए, कभी भी कोई क्वेश्चंस आपका पियाजे से संबंधित गलत नहीं होगा। मैं अभी जो है 2-3 दिन में पियाजे का एक टॉपिक आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा, जहां से आपको कभी भी कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे गलत, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर क्या है, तो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो देखिए सामाजिक अनुभव जो है ये संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगा। समाज में आप कैसे रहते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, ये आपके जो है पूरे बौद्धिक विकास को प्रभावित करेगा। जैसे आप एक अच्छे समाज में अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो आपका बौद्धिक ज्ञान और बौद्धिक स्तर भी अच्छा ही होगा। और वहीं पे एक जो है गलत बहुत बेकार जगह रहते होंगे जहाँ चोर उचक्के टाइप के लोग रहते होंगे, तो वहाँ पे आपका जो है बौद्धिक जो है ज्ञान जो है वो अलग होगा। और अब एक जो है जंगल में रहना शुरू कर दीजिए तो आपका बौद्धिक अनुभव ज्ञान जो है अलग तरीके से। परिपक्वता, जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे, परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी, जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे वैसे वैसे आपका संज्ञानात्मक विकास भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका बौद्धिक ज्ञान भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैच्योरिटी के साथ बौद्धिक लेवल जो है हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है। गतिविधि भी जो है इसमें जो है आंसर जो है कि गतिविधि के माध्यम से भी जो है आप संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन पियाजे ने भाषा को जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला नहीं माना है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना है। और याद रखिएगा बाइगोत्स्की, ठीक है, बाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को महत्वपूर्ण माना है। तो इन दोनों लाइन को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। तो देखिए एक ही कक्षा है, टीचिंग जो है उसका जो है निष्पादन भिन्न भिन्न तरीके से होता है। इसका कारण है कि हर बच्चे की जो है बुद्धि का स्तर जो है अलग अलग होता है, या अभिप्रेरण का अंतर होता है, या रुचि का अंतर होता है, या शारीरिक शक्ति का अंतर होता है। तो देखिए शारीरिक शक्ति का तो अंतर होता ही है, पर लेकिन एक क्लासरूम होती है जहाँ पे हम किस चीज़ का जो है डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ पे हम जो है बुद्धि का डेवलपमेंट करते हैं, बुद्धि के स्तर को जो है बढ़ाते हैं, यही हमारा काम है। वहाँ पे शारीरिक स्तर के लिए तो हम जाते नहीं हैं, हम बौद्धिक स्तर के लिए जाते हैं, हम अपने संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए जाते हैं। उसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मूल जो उद्देश्य होता है इसके स्कूल में जाने का वो है बच्चे का बौद्धिक ज्ञान के स्तर को बढ़ा। तो एक क्लासरूम में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ जो है प्रतिभाशाली होंगे, कुछ जो है बच्चे सामान्य IQ के होंगे, कुछ जो है बच्चे बहुत पढ़ने में तेज होंगे, कुछ जो है सामान्य होंगे, कुछ जो है बच्चे बेचारे जिनको कुछ भी नहीं समझ में आता होगा, फेल हो जाते होंगे, मतलब सबसे कम नंबर लाते होंगे। कुछ बच्चे बेचारे जो है जिनको देखने और समझने में दिक्कत होती होगी, कुछ बच्चों को जो है चलने लिखने में शारीरिक रूप से दिक्कत होती है। इस तरीके से जो है भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की जो है बुद्धि में अंतर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है।
तो एक जो है चाइल्ड सेंटर्ड जो है एजुकेशन के द्वारा क्या चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए आंसर देखते हैं, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार किया जा सकता है, या प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, या प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से जो है ध्यान नहीं दिया जाना, या प्रत्येक बालक की विशेष योग्यताओं को समझना। तो यहाँ पे क्या चीज़ बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा जो है क्या चीज़ संभव नहीं हो सकता, तो प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना ये संभव नहीं हो सकता, या प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, ठीक है, ये नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, बिल्कुल भी यहाँ पे सही है, ये चीज़ संभव नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी सभी चीज़ें चाइल्ड एजुकेशन सेंटर से चाइल्ड एजुकेशन से जो है माध्यम से सब चीज़ें ध्यान दी जा सकती है। प्रत्येक बच्चे पे जो है टीचर ध्यान दे सकता है कि किस बच्चे का जो है मनोविज्ञान किस तरीके से है और उसको डेवलपमेंट करने का प्रयास कर सकता है, मतलब उसकी विशेष आवश्यकताओं को समझने का प्रयास कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम पर व्यक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है। तो जो अधिगम होता है जिसे कहते हैं हम लर्निंग तक पर जो है व्यक्तिक और वातावरण का मतलब है व्यक्तिगत रूप से आपका प्रभाव, और वातावरण का मतलब है आपका आसपास का जो समाज है, जहां आप उठते बैठते हैं, जिन लोगों के बीच में आप बैठते हैं, आपके घर का माहौल कैसा है, आपके स्कूल का वातावरण कैसा है, इस तरीके के जो है कारक होते हैं, ये कहाँ किस अवस्था तक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए पूरे एक व्यक्ति पर उसके पूरे संपूर्ण जीवन काल में लर्निंग स्किल्स उसके पूरे संपूर्ण जीवन काल तक चलती रहती है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब कहने का है कि एक व्यक्ति जो है उसका पूरा जीवन जो है इसी पर टिका रहता है। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन डी, पूरे अधिगम जो प्रक्रिया चलती रहती है एक व्यक्ति की जो है पूरे जीवन काल चलती रहती है, व्यक्तिगत रूप से उसको प्रभावित करता है, उसके आसपास का वातावरण उसको प्रभावित करता है, उसकी स्किल्स जो है आसपास के वातावरण और स्वयं के एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे जो संपूर्ण जीवन इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। एक व्यक्ति का जो अधिगम प्रक्रिया होती है वो पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, वोम्ब टू टोम्ब चलती रहती है। जहाँ से पैदा होता है वहाँ से शुरू होती है उसकी अधिगम प्रक्रिया, और जब तक मर नहीं जाता तब तक उसकी अधिगम चलता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है वो क्या है। उनका मन जो है स्कूल जाने के लिए नहीं करता है। अगर लैंगिक भेदभाव होगा एक क्लासरूम में, ये है ना, लड़का और लड़की में भेद किया जाएगा, तो क्या वो स्कूल आने में उनका इंटरेस्ट होगा? तो बिल्कुल उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। आगे दूसरे क्वेश्चंस देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। स्कूल जाकर वो प्रसन्न होने लगती हैं इस चीज़ के, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। वे घर और स्कूल में मनमानी करने लगती हैं, वे परीक्षा में सफल होने लगती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है सबसे ज़्यादा सटीक बैठता है ऑप्शन ए, ठीक है। लैंगिक भेदभाव से जो है, लैंगिक भेदभाव का मतलब है कि लड़का और लड़की में भेद करना, कि लड़का क्या कर सकता है, लड़की क्या कर सकती है, इस चीज़ का भेद करना कि लड़की ये नहीं कर सकती। जैसे माना जाता है कि लड़के खाना नहीं बना सकते, तो लड़कों को किचन में नहीं जाना चाहिए। पहले तो ये होता था, अब तो थोड़ा सा जो है इस चीज़ें पे जो है, चूँकि बैचलर लाइफ होती है, अब तो हर कोई जो है खाना आना ये सब चीज़ें कर लेता है, लेकिन पहले लड़के जो है डांस नहीं कर सकते। तो अब जब से जो है ये शॉर्ट वीडियोस का चलन आ रहा है, देखिए आपको एक से एक जो है नाचने वाले मिल गए होंगे, है ना। अब एक से एक हुनर निकल रहे हैं बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वे छात्र जिन्हें डैश डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों, मतलब एक लंबे जो चैप्टर पैराग्राफ है उसको पढ़ने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पढ़ने की समस्या है, लिखने की समस्या नहीं है। तो पढ़ने की समस्या है तो मतलब पठन वैकल्य है। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब पठन वैकल्य की जगह अगर लिख के आ जाता डिसलेक्सिया, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको डिसलेक्सिया लॉक करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर तो डिसलेक्सिया हो सकता है या फिर जो है पठन वैकल्य हो सकता है, ठीक है। डिसग्राफिया अगर आता है ऑप्शन, देखिए डिसग्राफिया, ठीक है। तो ग्राफिया का मतलब होता है ये लेखन वैकल्य होता है, लिखने में दिक्कत होती है। ऐसा बच्चा जिसको लिखने में संबंधी दिक्कत होती है, वो शब्दों को समझ नहीं पाता, जैसे सौ को वाज लिख दे, है ना, या फिर अन्य कुछ शब्द होते हैं जैसे बी को वो उल्टा लिख दे, या फिर जो है सी को जो इस तरीके से लिख दे, है ना, ई को जो है वो उल्टा लिख देते हैं। कई बार आपने देखा होगा एक एज तक बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं, तो उसको डिसग्राफिया कहलाता है, ठीक है।
ये यहाँ पे समझ गए होंगे। और गुणज जो है वैकल्य क्या होता है, ये डिस्कैल्कुलिया होते हैं, इसको गणना संबंधी एक विकार होता है जिसमें बच्चा जो है गणना संबंधी विकार होता है जिसमें बच्चा गणना नहीं कर पाता है, 2+2 करना, 2+3 करना, 3×2 करना, इस तरीके से विकार जो है दिक्कत करता है। ठीक है, तो ये एक समय के बाद जो है अपने आप ये विकार ठीक भी हो जाता है अगर किसी तरीके के मानसिक और शारीरिक कोई चोट ना हो जो समझने में दिक्कत करे। सामान्य रूप से एक एज तक ये रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी कक्षा का एक बच्चा जो है किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? तो देखिए, आपके क्लासरूम का एक बच्चा जो है, आपने कोई प्रॉब्लम दिया होगा और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा क्या है, उसका आईक्यू कैसा है। वो सामान्य सोच वाला है, मतलब 90 से जो है 110 आईक्यू वाला बच्चा है। ठीक है, तो ये सामान्य आईक्यू वाला तो सामान्य टाइप का होता है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है तो ये तो कमजोर वाला बच्चा हो गया। ये बच्चा वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है या फिर बच्चे के मन का पढ़ाई में न लग के इधर उधर की बातों में लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का कोशिश कर रहा है, समझने का कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का आईक्यू लेवल 120 से ऊपर जा रहा है और उसके अंदर जो है क्रिएटिव माइंडेड हो रहा है, वो जो है वैज्ञानिक सोच का बन रहा है। तो इस तरीके से बच्चे को जो है हम वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के प्रयास करेंगे इस बच्चे का, और इसके जो है डेवलपमेंट में हम लोग सहायता करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः जो है निबंधात्मक जो है प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है? देखिए, निबंधात्मक जो है ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मतलब ऐसे सब्जेक्टिव का कहने का मतलब है कि हर बच्चा जब ऐसे लिखता है तो सबका अपना अपना माइंड सेट से लिखता है, अपने अपने दिमाग से लिखता है। उसको क्या आता है वो सब अपने अपनी जगह से अपने अपने दिमाग से लिखेंगे, अपनी अपनी कहानी लिखेंगे। तो जो कहानी लिखते हैं तो सबकी कहानी पे पढ़ के हमें नंबर देना होता है। तो हम इतना जो है ज़्यादा कह नहीं सकते कि ये बच्चे ने सबसे बेस्ट आंसर दिया है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे ये हम 11वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे ऑप्शन, एक क्वेश्चन पूछा, उसके 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से एक आंसर सही है। यही आंसर सबको देना है। जिसने बी आंसर लगा दिया वो गलत हो जाएगा, जिसने ए लगा दिया, अगर आंसर ए सही है तो वो ए सही है। तो यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी होती है इन टाइप के क्वेश्चंस में, निबंधात्मक प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिव टाइप की और जो है विश्वसनीयता की कमी होती है। कह नहीं सकते कि मतलब ये नहीं कह सकते कि सर ने इसको ज़्यादा नंबर दिया तो किस कारण दिया और इस बच्चे को नंबर किस कारण काटा गया है। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत यहाँ होती है। यहाँ पे जैसे 11वां क्वेश्चन है, यहाँ पे जिसने ए लॉक किया होगा उसको नंबर मिलेगा, जिसने बी लॉक किया होगा उसको गलत मिलेगा, जिसने सी किया हो उसको गलत मिलेगा, जिसने डी किया होगा उसको भी गलत नंबर मिलेगा, उसको नंबर नहीं मिलेगा, मतलब 0 नंबर मिलेगा। लेकिन निबंधात्मक प्रश्नों में जिसने जो है कुछ भी लिखा हो सकता है उसको 2 नंबर मिल जाए, जिसने बहुत ज़्यादा लिखा हो सकता है उसने 3 नंबर मिल जाए। अब ये कह नहीं सकते कि 3 नंबर वाले को जो है जिस अच्छा है लिखा था कि जो टॉपिक से रिलेटेड टू द पॉइंट लिखा था कि इधर उधर की बातें लिख दी थी। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी कमी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो भाषाई वाली बुद्धि का मतलब भाषा में उसकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए, भाषाई बुद्धि को वाले दर्शाता है तर्क की लंबी श्रृंखलाओं को समझने की क्षमता, या फिर शब्दों के अर्थ, क्रम और भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता, या स्वर मान माधुर्य और स्वर में जो है स्वर के प्रति संवेदनशीलता, या दूसरों के बीच ध्यान देने और भेद करने की क्षमता। तो यहाँ पे जो आंसर है भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति की जो पहचान होती है वो शब्दों के अर्थ, उसका क्रम, वो सही से मतलब एक तरीके से जिस भी भाषा का वो प्रयोग कर रहा है वो एक भाषा का प्रयोग जो है बिल्कुल सटीकता से कर रहा है। कहाँ पे कौन सा सेंटेंस यूज़ करना है, कौन से शब्द इसके नेक्स्ट मतलब शब्द के बाद लगेंगे। तो ये जो होती है ये भाषाई बुद्धि की पहचान होती है, जो अच्छे तरीके से जो है भाषा का यूज़ करना जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, असत्य है मतलब? तो देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या है? ये मूल्यांकन हम क्यों करते हैं? तो यह मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है, या फिर व्यापक घटक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है, या इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। ठीक है,
या फिर जो है इसमें मूल्यांकन की बहुविध जो है तकनीकों का उपयोग करके अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो गलत आंसर है वहाँ पे यह ऑप्शन सी। यहाँ पे मूल्यांकन अंकों के रूप में नहीं होता, हर रूप में होता है। मूल्यांकन का मतलब है यहाँ पे बच्चे का जो है संपूर्ण डेवलपमेंट देखा जाता है कि बच्चा कितना डेवलप कर रहा है, उसमें क्या खामियां हैं, उसमें क्या कमियां छोड़ रहा है, उस कमियों को कैसे सही किया जा सकता है, उसमें क्या अच्छाइयां हैं, वो किस सब्जेक्ट्स में अच्छा है, किस खेल में अच्छा है, किस शारीरिक इंडोर गेम में अच्छा है कि आउट, ये सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से मूल्यांकन में सभी चीज़ें, शारीरिक मूल्यांकन भी होता है, उसका मानसिक मूल्यांकन होता है, उसके जो है भावनात्मक चीज़ों का भी मूल्यांकन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे केवल उपलब्धियों को अंकों के रूप में नहीं बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो गलत है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 14 है, आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए और जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, या फिर कक्षा में एक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, या शिक्षण जो है विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, या फिर आवधिक जो है एक यूनिट टेस्ट हो, हर 2-2 महीने में टेस्ट हो। तो इस तरीके की चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे जो आंसर है वो अधिगम की प्रक्रिया को तेज करने का वो है ऑप्शन ए। वास्तविक दुनिया से जुड़े हुए उदाहरण बच्चों के सामने लाइए ताकि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से इंटरलिंक हो सके, उस क्वेश्चन से अच्छे तरीके से जुड़ सके, ताकि वो लंबे समय तक उनको ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक बैठता है। क्वेश्चंस बिल्कुल इसी प्रकार से आएंगे, कुछ भी बदलेगा नहीं, ना ही पैटर्न बदलेगा, ना ही कोई तरीके का सिलेबस बदलेगा। बस आपको तैयारी करनी है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते जाइए, आपके नंबर कंफ्यूज। देखिए सीटेट में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, 80 से 85% बच्चे फेल होते हैं। इस वर्ष जो है 7 जुलाई को जो 2024 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिर्फ 18% बच्चे सीटेट में पास हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि 18% बच्चे केवल पास हुए हैं, बाकी सब फेल हो गए हैं। तो क्यों फेल हुए हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, ये जानने का समझने का प्रयास करना चाहिए। वक्त बहुत है अभी हमारे पास, बस पढ़ते जाइए, पेपर सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए किसी भी चीज़ को। एक जैसे मैं पेपर करा रहा हूँ, यहाँ पे आपको थ्योरी भी मिलेगी, यहाँ पे आपको पेपर्स मिलेगा, बस आपको डेली पेपर सॉल्व करने हैं और थ्योरी पढ़नी है और अपने पर्सनल नोट्स बनाइए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला 15वां क्वेश्चन आप देखते हैं, मानव विकास और वृद्धि को समझना एक शिक्षक को डैश डैश में सक्षम बनाता है। तो मानव विकास और वृद्धि को समझना एक शिक्षक को डैश डैश में सक्षम बनाता है। तो शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की भावनाओं पर नियंत्रण जो है रखने में सक्षम बनाता है। तो नियंत्रण रखना, तो देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पे नियंत्रण रखने की बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। ये सब कीवर्ड है जो हमें पता होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम जो है एक वीडियो अपलोड किया था कीवर्ड से रिलेटेड, वो आप जा करके देख सकते हैं। तो ताकि आपको जो है कुछ जो है यूनिक चीज़ें पता चल जाएंगी कि कीवर्ड से हम चीज़ों को पहचान जाएंगे कि ये क्वेश्चंस जो है इस तरीके से नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो है नेक्स्ट टाइम जब जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फिर से कुछ अपलोड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये नियंत्रण जो है ये गलत है। यहाँ पे विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रखना, या छात्रों को बताइए कि वो अपने जीवन में कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो अपने जीवन को कैसे बेहतर, या एक निष्पक्ष तरीके से उन्हें शिक्षण का अभ्यास कराना। तो मानव विकास और वृद्धि को समझना एक टीचर को डैश डैश में सक्षम बनाता है। यहाँ पे जो आंसर बैठेगा वो है विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक जो है रूप से उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई क्रिया बार बार दोहराई जाती है और फिर वो जो क्रिया होती है वो उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया करने लगता है जो स्वाभाविक रूप से उद्दीपक करता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है, ये शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, इसे अगर हम कहें तो दूसरा नाम इसका है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ये भी नाम याद कर लीजिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति देते हैं। एक क्लासरूम में एज अ टीचर हम बच्चों को कहीं पे भी बैठने की इजाज़त देते हैं। उनमें से कुछ छात्र जो है समूह बनाकर बैठते हैं, कुछ छात्र जो है चुप बना करके बैठते हैं, चुपचाप बैठते हैं। परंतु आपकी कक्षा के कुछ शिक्षार्थियों के
जो है कुछ बच्चों के जो माता पिता हैं उनको ये सब पसंद नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, या जो एज अ पेरेंट्स को जो है शिक्षक टीचर पर विश्वास व्यक्त कर समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, या अभिभावकों को जो है उस विद्यालय में अपने बच्चों को निकाल करके किसी अन्य स्कूल में जो है ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, या फिर जो है स्वयं जा कर के पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल भी बकवास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन बी है। ये बिल्कुल यूनिक सा क्वेश्चन है और यह है सभी को पता होगा, ये बहुत आसान सा था। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास है सामाजिक संपर्क का एक उत्पाद या औपचारिक बातचीत का एक उत्पाद, आत्मसात और आवास का एक उत्पाद। इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हैं। तो यहाँ पे देखिए 18वें का जो आंसर है वो देखिए, वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत किया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। याद कर लीजिए जिनको नहीं पता होगा, वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वाइगोत्स्की का मानना था कि जो भी बच्चे का जो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होता है, जो बौद्धिक विकास होता है, वो समाज और संस्कृति में परस्पर अंतःक्रिया, समाज और संस्कृति के बीच में रह करके बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, समाज और संस्कृति के अलावा भी एक और चीज़ थी जिसको जो है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में सहायक माना था, वो है भाषा। याद रखिएगा भाषा, लेकिन पियाजे ने भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना था। तो यहाँ पे जो आंसर है वह सामाजिक संपर्क का एक उत्पाद, बाल विकास है सामाजिक संपर्क का एक उत्पाद। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? तो यहाँ पे देखिए कौन सी अधिगम जो है अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता। यहाँ पे पहले मैंने कहा था पठन वैकल्य होता है जिसमें पढ़ने की क्षमता हो जाता है, ठीक है, जिसे कहते हैं डिसलेक्सिया। अगर हम बात करें और लिखने की क्षमता, मैंने आपको बताया था, तो उसे कहते हैं डिसग्राफिया। ठीक है, ये मैंने आपको उसी वक्त भी बता दिया था, डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया में जो है लेखन विकार होता है और पठन विकार होता है डिसलेक्सिया। डिसकैल्कुलिया में जो है गणना संबंधी विकार होता है जिसमें बच्चा गणना नहीं कर पाता है, चीज़ों को जो है सही से जो है 2+2 3+2, ये 2 टॉफ़ियाँ हैं 3 टॉफ़ियाँ हैं कितनी हो गई, या फिर 5 टॉफ़ियों में मैंने दो बच्चों को 2 टॉफ़ी दे दी तो कितनी टॉफ़ी बची। इस तरीके से जो है गणना संबंधी विकार जो है डिसकैल्कुलिया में होता है। डिसकैल्कुलिया, जिस नहीं है डिस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सही होगा सी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, यहाँ पे जो कारक है, तो यहाँ पे देखिए जो अधिगम को यहाँ ऑप्शन देखिए पहले समझ लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए है, ये प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, जो प्रभावित करता है वो पाठ और भाषा है। अधिगम को प्रभावित करता है क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। समाज और संस्कृति दो है अधिगम को प्रभावित करते हैं। समाज और संस्कृति में रह करके ही बच्चा जो है सीखता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। उसके साथ साथ भाषा के माध्यम से भी जो है बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास होता है। ये भाषा जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है। उसके साथ पाठ जो होता है जिसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि बच्चे की जो एक टेम्परेरी हेल्प होती है। जैसे कि एक बच्चा है ABCD, आप बच्चे से कहते हो ABCD बेटा सुनाओ, तो वो सुनाता है ABC और D भूल जा रहा है, डी मान लीजिए D भूल जा रहा है या D बोल के E भूल जा रहा है ना, तो आप कहते हैं E, है ना, फिर वो तुरंत पकड़ लेता है FGHI, फिर वो भूल जाता है J भूल जाता है, आप कहते हैं J, फिर कहता है KL। इस तरीके से जो आप जो टेम्परेरी मदद कर रहे हैं, आपने यहाँ पे E बता दिया, यहाँ पे J बता दिया, तो वो टेम्परेरी मदद ही पाड़ कहलाती है। ठीक है, तो ये भी जो है प्रभावित करती है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जो सही है वो है ऑप्शन A, मतलब एक तरीके से जो है प्रभावित नहीं करता है, बाकी ऑप्शंस में प्रभावित करते हैं। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की का मेरा जो है 5वां 6वां वीडियो अपलोडेड होगा, वो आप देख सकते हैं। पूरा जो है टॉपिक है, एक बार वो टॉपिक देख लिया फिर कभी भी लेव वाइगोत्स्की आपका गलत नहीं होंगे, क्वेश्चंस भी वहाँ पे कराए गए हैं। इस टॉपिक को देख लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक जो है शेयर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है। तो लेव कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? सूक्ष्म कौशल का मतलब होता है कि फाइन कौशल स्किल्स,
फाइन मोटर स्किल्स, जैसे इंग्लिश में बोले तो कई बार जो है इंग्लिश आता है फाइन मोटर स्किल्स, या फिर आप कह लीजिए दूसरा होता है ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसे कहते हैं। ठीक है, तो फाइन मोटर स्किल जो होती है वो सूक्ष्म मोटर स्किल्स होती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं जो बड़ी मसल्स होती हैं उसको ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं, जिसे कहते हैं बड़ी मसल। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए बच्चा जो है शुरुआत में जो है सूक्ष्म मसल का प्रयोग करता है या बड़ी मसल का प्रयोग करता है। जैसे सूक्ष्म मसल्स का प्रयोग करता है, जैसे उंगली चलाना, पलकें जो है मिचकाना, या है ना इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करना, होंठ चलाना, है ना, जीभ निकालना थोड़ा सा, तो ये जो चीज़ें होती है ये फाइन मोटर स्किल्स होती है। तो यहाँ और ग्रॉस मोटर होती है जिसमें बड़ी मसल्स होती है, पूरा हाथ का मूवमेंट, चलना फिरना, दौड़ना भागना, हाथ चलाना, मारना, ये कूटना, सामान उठाना, है ना, ये सब चीज़ें जो होती है जिसमें सारी मसल्स का होता है, मतलब एक छोटी फिंगर का प्रयोग नहीं होता, उसमें सारी सारी चीज़ होती है, फिंगर के साथ साथ कलाई भी हो रही है, हाथ भी हो रही है, वो सभी। तो देखिए दौड़ना जो है वो एक ग्रॉस मोटर स्किल है, चलना भी है एक ग्रॉस मोटर स्किल है, इसमें दौड़ने में पूरा शरीर दौड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि केवल पैर की उंगलियां दौड़ रही हैं, पैर भी काम करता है, घुटना भी काम करता है ना, कमर भी काम करती है, पूरा शरीर, चलने में भी पूरा शरीर, कूदना फिरना में भी पूरा शरीर काम करता है। लेकिन घसीट कर केवल लिखना है, ऐसे 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 लिखना में केवल देखिए, है ना, इसमें केवल जो है हमारी कलाई और फिंगर्स का यूज़ हो रहा है। तो ये जो होती है ये फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, सूक्ष्म मोटर स्किल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से जो है प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? तो प्रतिभावान विद्यार्थी का मतलब है कि एक तरीके से क्रिएटिव माइंडेड वाला जो बच्चा होता है, जिसका IQ 120 प्लस मैंने आपको बताया था, तो ऐसे बच्चे की विशेषता होती है वो उसकी धीमी समझ होती है, वो धीमी कम को मतलब किसी क्वेश्चंस को बहुत स्लो समझता है, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो प्रतिभावान वाले बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, उसके उत्तर भी बहुत अच्छे से देते हैं, उसके कई सॉल्यूशंस देने का प्रयास करते हैं, समस्या समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं, वैज्ञानिक सोच वाले होते हैं। तो जिज्ञासा की कमी होती है, जिज्ञासा की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है ऐसे बच्चे। सोच में सटीकता की आवश्यकता है, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पे जो आंसर बैठेगा वो है ऑप्शन सी, सोच में सटीकता की आवश्यकता, ये इनकी विशेषता होती है। प्रतिभावान विद्यार्थी जो होते हैं वैज्ञानिक सोच वाले होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्दी से देते हैं, ठीक है, और जिज्ञासा से भरे होते हैं, रुचि उनमें पढ़ने की होती है, रुचि उस कार्य में होती है, जिस इंटरेस्ट को करते हैं वो उस बिल्कुल जी जान लगा देते हैं। तो इस तरीके के इनके आंसर्स बनते हैं, कुछ भी ऑप्शंस में दिया जा सकता है। ठीक है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी जो है पढ़ने में बहुत तेज है, वो 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के जो है क्वेश्चंस को आसानी से समझ लेता है, सॉल्व भी कर लेता है। तो ये किस तरीके की विशेषता का कारण है? ये शारीरिक है, विशिष्ट योग्यता है, उसका संवेग है, उसकी जाति है। तो देखिए उसकी एक तरीके से ऑप्शन जो 24 का आंसर है वो है शारीरिक नहीं, उसकी विशिष्ट योग्यता का उदाहरण है। ठीक है, वो पढ़ने के साथ साथ अन्य चीज़ों में भी वो बहुत अच्छा है, क्रिएटिव माइंडेड है। ठीक है, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का उदाहरण हो सकता है, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत गार्डनर दे दिया था, जिसमें जो है उन्होंने 9 प्रकार की विशिष्ट बुद्धियों को डिफाइन किया था। सामान्य बुद्धि के साथ साथ बच्चे में गणितीय विशेष योग्यता हो सकती है, गणित को समझने की या साइंस को समझने की या संगीत को समझने की, खाली स्थान को समझने की, या फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी अच्छी हो सकती है ना, जेनेटिकल रूप से हो सकती है, या उसने डेवलप करी हो, ये इस तरीके की चीज़ों की जो है उसकी एक विशेष योग्यता हो सकती है। तो उसकी विशिष्ट योग्यता का उदाहरण है ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये किस प्रकार का जो है स्टेटमेंट कहलाएगा? तो ये रूढ़िवादी वाला स्टेटमेंट है, बेकार, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, ये गलत है ऑप्शंस, ठीक, मतलब ये चीज़ सही है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी फिट बैठेगा। चलिए अगर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल था। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो मिड डे मील जो है योजना शुरू करी थी। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन का जो है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस जो है योजना का समर्थन करता है? तो मिड डे मील जो है ये क्यों चलाया गया था बच्चों को? ये इसलिए चलाया गया था ताकि बच्चों का इसका कारण क्या था? पहली चीज़ कारण था कि इस देश में जहाँ भुखमरी बहुत ज़्यादा है, बच्चे जो है अपने काम पे चले जाते हैं, खाने की तलाश में चले जाते हैं, खाने की जो है मारा मारी रहती है ना, तो भुखमरी की वजह से जो है बच्चे जो है खाना नहीं मिलता तो पढ़ते भी नहीं है, स्कूल नहीं आते, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा तो कैसे जाएंगे। तो मिड डे मील जो सरकार द्वारा शुरू किया गया ताकि जो है बच्चे जो है
अपना जो है स्कूल आए और वहाँ पे एक जो है खाना जो है दोपहर का भोजन मिलता है ताकि वो भरपेट खाना खा सके और स्कूल में पढ़ाई करें। तो ये उदाहरण है मानवतावादी का, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था पियाजे ने। इसका विकास का मतलब होता है बौद्धिक विकास। अब यहाँ पे देख लेते, अब योग्यता का विकास, बच्चे का विकास और व्यक्तिगत विकास। तो व्यक्तिगत विकास तो है ही है, अरे भाई जो जो तुम्हारा विकास हो रहा है, मेरा विकास हो रहा है, वह व्यक्तिगत है। लेकिन जो संज्ञानात्मक विकास का होता है वो है बच्चे का विकास, मतलब जो है बौद्धिक विकास। बच्चे का विकास हो रहा है इसका मतलब बौद्धिक विकास हो रहा है। ठीक है, ये शारीरिक कौशल का विकास। यहाँ पे ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक बैठता है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाहरी प्रेरणा का अभिप्रेरणा का उदाहरण है? बाहरी प्रेरणा का मतलब बाहर से मिलने वाला मोटिवेशन। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी प्रेरणा, दो प्रकार का मोटिवेशन होता है। आंतरिक मतलब इंटरनली, इंटरनल का मतलब है शरीर अपने खुद से मोटिवेट होता है। जैसे पढ़ने की बात करें तो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है तो वो स्वयं से खुद ही मोटिवेट हो जाता है कि उसको जो है पढ़ाई करनी है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसको जो है कुछ जो है अच्छे मार्क्स लाने, इसलिए उसको पढ़ना है। उसका इंटरेस्ट है कि मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है ताकि जो है मैं अच्छे से ज़्यादा मेरे नंबर आएँ या टेस्ट में अच्छे नंबर आए। इस तरीके के जो उदाहरण होता है, ये अभिप्रेरणा जो होती है ये आंतरिक अभिप्रेरणा को है। बाहरी प्रेरणा मतलब है कि बाहर से कुछ मोटिवेशन मिल रहा है इसलिए मैं ये काम करूँगा। मुझे तुम पैसे दोगे तो मैं ये काम करूँगा। मुझे मम्मी पापा जो है मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो मुझे मम्मी पापा साइकिल देंगे या स्कूटी देंगे या कुछ गेम्स का जो है खेलने के लिए कोई जो है देंगे। तो इस चीज़ होती है, ये बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण होता है। तुम बाहर से मिल रहा है मोटिवेशन इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत आनंददायक लगता है। तो ये मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। मैं बहुत अधिक सिखाती हूँ जब मैं बहुत अधिक सीखती हूँ मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना कार्य करती हूँ। तो ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरीके से समझ पाती हूँ। ये मैं अपनी गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक जो है प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते। तो मतलब मुझे मार्क्स मिलेंगे इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ, होमवर्क कर रही हूँ, अदरवाइज मैं करती ही नहीं। तो ये है उदाहरण बाहरी अभिप्रेरणा का, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों के जो सामाजिकरण के संदर्भ में अगर हम कथन की बात करें तो विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षीय सामाजिकरण के जो है द्वितीय कारक है। तो देखिए, विद्यालय जो होता है वो सामाजिकरण में जो है प्राथमिक कारक नहीं कहलाता, वो द्वितीय कारक होता है। और जो घर परिवार होता है वो सामाजिकरण में पहला कारक होता है। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है और परिवार जो है सामाजिकरण में प्राथमिक कारण है। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। बिल्कुल सिंपल है, सभी को पता होगा इस चीज़ का आंसर। ठीक है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश डैश और डैश डैश होना बहुत ज़रूरी है। पियाजे के अनुसार एक टीचर का जो है गतिशील होना और लचीलापन होना उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। यह सहानुभूतिपूर्ण या पारदर्शी या संरचित अनन्य या, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यहाँ पे वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए। आज का जो है टारगेट है वह है 10 लाइक्स का, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियोस आप जब भी वीडियोस पढ़े आपको जो है तुरंत मिल जाए। पेपर सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करिए, पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। जो फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है या जो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ाई करें, वो किसी एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, पकड़ लें चुपचाप और इसी रास्ते पे चलते जाएं। ठीक है, हम डेली आपको इसी प्रकार से पढ़ाते रहेंगे। सारा टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, सारा टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो CDP हो, चाहे वो EVS हो, सब जगह आपको वीडियो मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।